इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हैं, जो ये आज का जो है 40वां संस्करण होने वाला है। अपनी तैयारी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि महाप्राण ध्वनियों की संख्या है 15, 31, 11 या 4। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा बनता है। जहाँ तक बात आती है 15 की और 11 की, तो हम देखते हैं कि 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला लेते हैं 31, तो ये क्या है, ये अल्प प्राण जो ध्वनियां हैं उनकी संख्या है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। 4, ये तो मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री, तो ये भी नहीं होगा। महाप्राण ध्वनियां हैं तो वे कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कि सभी वर्गों के जो होते हैं पांचों वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ ये वर्ण जो है ये आ जाते हैं महाप्राण ध्वनियों में, ठीक है। और इसके अलावा विसर्ग और उष्म वर्ण, तो हम देखते हैं कि द्वितीय और चतुर्थ की यहाँ तक बात हो रही है, तो प्रथम वर्ग में क्या आता है, क के बाद क्या आता है, ख आता है, तो ये हो गया दूसरा। और फिर तीसरे के बाद चौथा कौन सा आता है, घ। तो इस तरह से सभी जो पांचों वर्ग हैं उनके द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं ये सभी आ जाते हैं किसमें, महाप्राण ध्वनियों में, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप कि इसके अलावा जो है विसर्ग भी इसी में आता है। उसके अलावा जो है उष्म व्यंजन जो होते हैं 4, जैसे बड़ा स हमने लिया, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, सभी आते हैं किसमें, महाप्राण वर्णों में। अगले प्रश्न की बारी है, किन वर्णों का उच्चारण लगातार होता है। तो इस प्रश्न के विकल्प देखते हैं, अर्धस्वर, स्वर, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं आंसर। सबसे पहले अर्धस्वर की जहाँ तक बात हो रही है तो अर्धस्वर तो होगा नहीं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो है कुछ जो है स्वरों का अभाव रहता है और कुछ व्यंजन का, तो इन्हें अर्धस्वर बोला जाता है, इसलिए ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। और इसके अलावा जो है व्यंजन है, तो व्यंजन नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्वर, क्योंकि स्वर वर्ण को बोलते समय जो है उच्चारण करते समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये हमारा आंसर हो गया। अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि कुछ विकल्प दिए गए हैं, ए या व्यंजन या अंग अह या ओ औ। तो इन 4 विकल्पों में हम देखेंगे कि ए और ए की यदि बात की जाए तो इसमें ए और ए ये संधि स्वर बोले जाते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अयोगवाह को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अ, योग और वाह ये 3 हैं, तब जुड़ करके बनता है अयोगवाह, तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। अ के योग से जो वहन किए जाते हैं, जैसे हमने लिया कि कोई ठेला ले लिया, ठेले के ऊपर कोई चीज रख दी और उसको हम वहन करके ले जा रहे हैं, यानी ढो के ले जा रहे हैं, उसी तरह जो है ये कौन से वर्ण है भाई कि जिनको वहन किया जाता है अ के द्वारा, अं और अ। अनुस्वार किसको बोला जाता है, जो एक बिंदु रहता है उसको, और विसर्ग किसको बोला जाता है, जो 2 बिंदु होता है। लेकिन अनुस्वार जो एक बिंदु होता है उसका महत्व क्या है कि वो जो है किसी वर्ण के ठीक ऊपर रखा रहता है, यानी कोई वर्ण जो है उसको ढो करके वहन करके ले जा रहा है, तो कौन सा वर्ण है, वो वर्ण है अ। यह अ वर्ण जो है यह जो है अंग को भी ढोता है, यानी अनुस्वार अ के योग से ये वहन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, विसर्ग जिसको बोलते हैं, तो ये है अ के ठीक पीछे लगता है 2 बिंदु। अगले प्रश्न में देखते हैं, कुल संधि स्वर है 7, 5, 6 या 4। तो इन 4 विकल्पों में हम देखते हैं कि संधि स्वर की बात हो रही है। संधि स्वर का मतलब ये है कि जो संधि में प्रयोग में लाए जाते हैं। ए ओ ये आता है किसमें, गुण संधि में। ए ओ जो है ये किस में आता है, वृद्धि संधि में। मुख्य कौन कौन से हैं, ये 4 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होता है, 4, ये सही आंसर। अगला लेते हैं, तुम ही का संधि विच्छेद है, तू धन मी या तुम धन ही या तू आधा म जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या हलंत दे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है या इनमें से कोई नहीं, तुम ही में है तुम धन ही। अगला लेते हैं, अ वर्ड के बाद ई वर्ण या उ वर्ण आए तो बन जाते हैं। इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहला है ए ओ, ए आए, य वो या ए और औ। तो इन 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि अ वर्ण के बाद ई वर्ण आने की बात हो रही है। दूसरे पद में आपको ई वर्ण दिखेगा तो यह है गुण संधि, शिव धन इंद्र, ठीक है। तो शिव में अ है छुपा हुआ और ई है, तो अ से पर ई आया तो क्या बन गया, शिवेंद्र। इसका बदला हुआ रूप क्या हुआ, शिवेंद्र, जिसमें ए आया, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि यह यहाँ पे है, उ वर्ण आता है तो ओ बन जाता है। वो एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, देवधन उपासना। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि देव में वो जो है यह आ गया और इसके बाद उ आ गया, तो क्या बनता है, देवोपासना, देवोपासना। तो हम देखते हैं कि ये जो वो है, हमको इससे मतलब है, ये वो अगर आपको सुनाई पड़ा तो ये क्या है, यह है गुण संधि। क्लास में जितने भी प्रश्न लिए हैं उनमें कुछ न कुछ आपको नया समझने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से देखें। ढ और ढ को कहते हैं अर्धस्वर, उच्छिप्त वर्ण, आगत वर्ण या इनमें से कोई नहीं। व्यंजनों में ऐसे हम देखेंगे कि लिखा रहता है, देखिए ऐसे एक रूप लिखा रहता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये बगल में जो बिंदु रहता है एक ऐसे लिखा होता है, ठीक है, और एक लिखा होता है कैसे, इसके नीचे बिंदु रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका उच्चारण ऊपर वाला जो लिखा है बगल में बिंदु वाला, ये हमारे वर्णमाला में आपको मूल रूप से दिखता है, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये दोनों हैं इनके विकसित रूप। हम देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न के आधार पे इन दो वर्णों को क्या बोला जाता है, ये आपको खास समझना पड़ेगा। और बाह्य प्रयत्न के लिए हमने स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप एक बार जा करके उसको देख लीजिए कि प्रयत्न के आधार पे वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर होता है यही, जिनका जो है स्वरूप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये दोनों हैं, ये तो व्यंजन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आ प्लस ए लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो हम देखते हैं कि आ क्या है, अ वर्ण का है और ए है। तो अ वर्ण से परे अगर ए आए तो क्या होता है, ऐ होता है कि य होता है कि आय होता है या अय होता है। तो इन चार विकल्पों में ये कौन सी संधि है, पहले इसको देखेंगे। तो हम देखते हैं कि आ के बाद अगर ए रहता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऐ, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये वृद्धि संधि में पाया जाता है। वृद्धि संधि में अ वर्ण जो है प्रथम पद के रूप में रहता है। तो अ वर्ण का मतलब हुआ कि अ रहे चाहे आ रहे, ठीक है। और इसके बाद जो है ए आ गया, ठीक है। तो ये बन जाता है ऐ, सदा धन एव। तो हम देखेंगे कि सदा में आ गया और ये बगल में आ गया ए। तो इन दोनों को अगर हम जब संधि इनकी करेंगे तो ये क्या बनता है, सदैव। तो सदैव में हम देखेंगे कि ये क्या हुआ, ए बन गया। तो ए हमारा आंसर होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं शब्द, ध्वनि, वर्णमाला या व्यंजन। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सटीक बैठता है। शब्द जो होते हैं वे वर्णों के समूह तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्रमबद्ध। इसको आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर सही सही निकल आएगा कि भाई शब्द तो होते हैं, जैसे क ख ग घ हम ऐसे नहीं बोलते, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला तुम, तो पहले तो आया, उसके ठीक बाद जो है म आ गया, तो ये शब्द है, लेकिन ये जो है हमारा गलत आंसर है। हमको क्रमबद्ध ढूंढना है इसमें से। तो अगला है ध्वनि। तो ध्वनि क्या है, वर्ण का जो मूल रूप होता है वही तो ध्वनि है, और ध्वनि विकसित होकर के वर्ण बन जाती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला लेते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम देखते हैं कि क के बाद ख आता है, ख के बाद, तो इस तरह से क्रम से आते हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह कौन सा है, वर्णमाला। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगर प्रथम पद में ए आ जाए और उसके बाद कोई दूसरा स्वर रहे तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ए के बाद यदि अ आए तो क्या होगा, ओ आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा या यो आएगा। ए जो है यह अगर प्रथम पद में ही दिख जाए तो यह क्या होता है, यह होता है अयादि संधि, ठीक है। तो यह होगा हमारा सही आंसर। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, तो यह किस संधि का स्वरूप है। हम देखेंगे अयादि संधि या यड़ संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। हम देखते हैं कि ई और अ यह जुड़ करके क्या बने, यद्य। यदि धन अपि तो क्या बन गया, यद्यपि। अयादि संधि जो है इसमें किस चीज की जरूरत होती है, ए ऐ ओ औ, ठीक है। जबकि ए ऐ ओ औ इन चारों में से कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा। उद्धरण का संधि विच्छेद है उद्धन हरण या उद्धन धरण या उद्धन धरण या उद द पर हलन दे करके। तो इन चार विकल्पों में हम ध्यान से देखते हैं तो व्यंजन का एक खास नियम है कि यदि प्रथम पद में अगर त दिख जाए तो त का क्या बन जाता है, द बन जाता है। और द्वितीय पद में अगर ह दिख जाए तो ह का क्या बन जाता है, ध बन जाता है।
उस नियम के अनुसार यह हमारा सही आंसर हुआ। आज की क्लास आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसका स्वागत है। और आज की क्लास को आप सब्सक्राइब कर लें और जो है लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर से हाजिर होते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।